पहला क्वेश्चन बोर्ड पर है, जो लोग कर सके पढ़ करके उत्तर दे, कोशिश करिए। मैं पूरी एनालिसिस, पूरी यहाँ पर व्याख्या इसकी अच्छे से कर देता हूँ। क्वेश्चन को रीड करिए। रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 एक धर्मार्थ संगठन को देती है। एक धर्मार्थ संगठन को उसने दान दे दिया। बची हुई, अब ध्यान से पढ़िएगा, बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बराबर बांट देती है। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग बता दो क्या होगा। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, आप लोग करिए। रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4, अगर रेशमा की कुल संपत्ति 4 रुपए की है, कितने की है? 4 की है। 4 का 1/4, 4 का 1/4 1/4, 1/4 होगा क्या? 1/4, ठीक है। 4 का आप करो 1/4 जो कि होगा 1/4, 1/4, अर्थात अगर मैं इसका 1/4 करूंगा तो यहां पर प्राप्त होगा 1। क्या किया? रेशमा ने अपनी संपत्ति का 1/4, 1/4 मतलब अगर उसकी संपत्ति टोटल यहाँ पर कुल है 4, तो 4 का 1/4 अर्थात 1, उसने क्या किया है? ये धर्मार्थ संगठन को दान दे दिया, एक संगठन को दान दे दिया। बचा क्या बताओ? 3, बचा 3। ये शेष है, शेष के 3 बराबर टुकड़े, शेष के 3 बराबर टुकड़े पढ़ लीजिए अच्छे से। अपने 3 बच्चों में बराबर बराबर, पहले को, दूसरे को, तीसरे को 1 1 और 1, अपने तीनों बच्चों को बराबर बराबर बांट देती है। अब उसके बाद प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संपत्ति का भाग क्या है? कुल संपत्ति तो 4 है और प्रत्येक बच्चे को 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो कितना मिल रहा है आप खुद ही बता दो। 1 मिल रहा है कितने से? 4 से। 1 मिल रहा है 4 से, तो 1/4 ही मिला, अर्थात 1/4 ही मिला। 1/4 पहला नहीं है, दूसरा है, बी ऑप्शन 1/4 है, 2/3 नहीं है, ये सब छोड़ दीजिए। तो बी ऑप्शन अगर आपने सेलेक्ट किया है तो यू हैव राइट सोल्यूशन, एक करेक्ट सोल्यूशन है। 1/4 प्रत्येक बच्चे को यहां पर मिलेगा, जो उसने पहले धर्मार्थ संगठन में 1/4 दिया था। शेष जितना बचा था उसको बराबर बराबर 3 बच्चों में बांटने के बाद उसको प्रत्येक बच्चे को उसने अपनी कुल संपत्ति का 1/4 हिस्सा यहाँ पर दे दिया। 1/4 दे दिया। आपसे पूछ सकता है कितने परसेंट दे दिया? 25% दे दिया। कभी कभी ये पूछ सकता है कि अगर प्रत्येक बच्चे को कितनी संपत्ति कुल का दे दिया? 25%, क्योंकि 1/4 मतलब क्या होता है? 25%। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ट्राई करिए सभी लोग, कमेंट करिए क्वेश्चन सोल्यूशन करके। अब तुरंत हमें बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। रूट के अंदर लिखा है 2 की पावर n बराबर 10 तो 24। मैंने आपको कई बार कहा है कि 2 की पावर कुछ याद कर लीजिए, जैसे 2 की पावर 1 पर 2, 2 पर 4, 3 पर 8, 4 पर 16, 5 पर 32, 6 पे 64, 7 पर 128, 8 पर 256, 9 पर 512, 10 पर 1024। तो आप इसको जो 1024 लिखा है, इसको 2 की पावर क्या लिख सकते हैं बताएं? इसको ऐसे रहने दीजिए, 2 की पावर n है और इसे 2 की पावर आप 10 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर 10 पर क्या होता है? 1024। फिर से देखिए, पढ़िए। 2 की पावर 1 पर 2, 2 पर 4, 3 पर 8, 4 पर 16, 5 पर 32, 6 पे 64, 7 पे 128, 8 पे 256, 9 पे 512, 10 पर 1024, करेक्ट। अब एक बात ध्यान से सोचो कि आप यहाँ पर जो टर्म लिखा है, जैसे कभी भी आप ध्यान से देखिएगा, अगर लिखा है nth रूट ऑफ x, तो आप इसे लिखो x की पावर 1/n, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है, अगर कुछ नहीं मेंशन होता है तो बाय डिफॉल्ट 2 माना जाता है। तो 2 की पावर n गुणे 1/2 लिख सकते हैं, बराबर कितना हो गया? 2 की पावर 10। जब बेसेस सेम होते हैं तो पावर इक्वल कर देते हैं, अर्थात n/2 बराबर कितना होगा? 10। तो n का मान बोलिए कितना होगा? 20। n का मान होगा 20, कंफर्म है? चलिए, n का मान हो गया 20। अभी आपको इसका हल पता करना है। जो लिखा है 3 की पावर 2 की, यहाँ मल्टीप्लीकेशन n मतलब 20/4 -4, करेक्ट। तो 3 की पावर 2 लिखिए, 4 पंजे 20 होता है, 5 से 4 निकलेगा 1 होगा। तो 3 की पावर कितना बचेगा बताओ? 2, और 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। अगर आपने 9 लगाया है तो करेक्ट है। कितने लोग का उत्तर 9 आया? देखिए 9 आया है। नॉलेज विथ अंकित, आरके, अखिलेश या अवकेश, फिजिक्स विथ रंजीत, निर्भय राज, पुनीत, निर्भय राज, सभी का उत्तर 9 आ रहा है। करेक्ट सोल्यूशन आपका 9 है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आपने किया इस प्रश्न का सम, और 9 एग्जैक्टली आपका इस प्रश्न का सही हल माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे कहा है कॉट ए प्लस tan बी, कॉट ए प्लस tan बी डिवाइड बाई कॉट बी प्लस tan ए, ठीक है, का सरलीकृत सिंप्लीफाइड फॉर्म पूछ रहा है। देखो ऐसे जब प्रश्न आया करें जो त्रिकोणमिति के हैं, तो अक्सर हम लोग यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें।
आप सबको कॉट का मान पता है, कॉट होता है कॉस अपान साइन, टेन होता है साइन अपान कॉस। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर एंगल ए है और यहाँ पर एंगल बी है। जब दोनों एंगल अलग अलग होते हैं तो थोड़ा सा डाउट होता है। आप इसको चाहोगे तो भी कन्वर्ट तो कर सकते हो, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, इजिली कन्वर्जन करके यहाँ पर हम डिसाइड कर सकते हैं कौन किसके बराबर है। लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका है कि अगर हमें फंडामेंटल एंगल्स पता है तो आप कोई भी दो एंगल ले लो, ए का मान कुछ भी एक, चलो 30 ले लिया, दूसरा ए का मान हम बी का मान हमने 60 ले लिया। अपनी मर्जी से दो वैल्यू आप डिसाइड कर लो और वेरीफाई करके आंसर आप डिसाइड कर सकते हो। ज्यादा हम अलजेब्रिक जाए, हम कन्वर्जन पर जाएं, हम जो है इसकी मान को परिवर्तित करके डिसाइड करें, तो उससे बढ़िया है कि आप दो वैल्यू ऐसे ही हमने सोच लिया, अपने मन से हमने दो वैल्यू मान लिया, ए का मान 30 माना, बी का मान 60 माना। अब यहाँ पर अगर हम ऐसे मान रहे हैं तो cot 30 करेंगे प्लस tan 60 करेंगे, tan 60 करेंगे, यहाँ पर cot 60 करेंगे प्लस tan 30 करेंगे। ये आपको करना होगा। cot 30 का मान क्या होता है बताएं, 1/√3 होता है। ये आपको तो पता ही है सबको। cot 30 का मान 1/√3 होता है ना। cot 30 का मान होता है कि cot 30 का मान 60 होता है और √3 होता है, √3 होता है। cot 30 का मान कितना होता है, √3 होता है। tan 30 का मान आपका क्या होता है, 1/√3 होता है, तो cot का √3 होता है। tan 60 का मान भी √3 होता है। tan 60 की वैल्यू भी कितनी होती है, √3 होती है। cot 60 1/√3 होता है और tan 30 भी 1/√3 होता है। अब इसको तो ऊपर रहने दीजिए, 2√3 है, नीचे देखिएगा 1/√3, 1/√3 हो जाएगा 2/√3। अब आप इसको लिख सकते हैं 2√3 डिवाइड बाई 2, √3 ऊपर चला जाएगा, इससे कैंसिल हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। 3 इसकी वैल्यू आ रही है, सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए। जैसे हम यहाँ पर लिखे tan b तो tan 60 करना होगा, cot a तो cot 30 करना होगा, ठीक है। tan 60 का मान क्या होता है बताएं, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, tan 60 cot 30, tan 60 cot 30, तो tan 60 का मान होता है √3 और इसका भी मान आपका क्या होता है बताएं, यहाँ पर √3, √3 तो √3 का मल्टीप्लीकेशन 3 होता है जो इसके बराबर हो गया। तो आप इस पहले ही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, यही सही इसका उत्तर हो जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, समझ रहे हैं। तो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, इसको आप लोग डिसाइड कर सकते हैं और यही करेक्ट आंसर है। पीआरटी का एक मैराथन हम आज आपको अनाउंस कर देंगे, कल तक आपको पीआरटी का एक प्रॉपर अनाउंस, मतलब देखो पीआरटी में जो क्वेश्चंस आएंगे लगभग टॉपिक एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे जो एडवांस के सेक्शंस में हैं वो थोड़ा सा हट के होते हैं, वो नहीं आते वहां पे। लेकिन पीआरटी का एक प्रॉपर मैराथन जिसमें पूरा कोर्स कवर करा दूंगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये आपका 6 to 8 पूरा कवर करेगा। जो बेसिक जो आपके जीएस वाले सेक्शन में मैथ्स आएगी वो पूरा कवर करेगा। 6 to 8 को फाइनल कर देगा, मतलब 1 से 8 तक के, और बाकी सब्जेक्ट्स में भी जीएस के हिस्से में जो आप तैयारी करते हैं तो उसमें ये काम आएगा, तो ये अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आपका tan b cot a है, जो कि पहले ही ऑप्शन में आपको दिया गया है। इसको पढ़िएगा आप लोग ध्यान से, जो लोग कर सकते हैं प्लीज सेलेक्ट करें इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक त्रिभुज ABC है, त्रिभुज क्या है, ABC है। ये हमने ऐसे बना दिया त्रिभुज ABC। ये देखिए हमने डेवलप किया एक त्रिभुज ABC। केंद्रक जानते हैं जिसको आप सेंट्रॉइड कहते हैं। केंद्रक कहते हैं किसको, किसी त्रिभुज में। कोई त्रिभुज है, प्रत्येक शीर्ष बिंदुओं से विपरीत भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा जो माध्यिका कहलाती है, क्या कहलाती है, माध्यिका। उसका जो मिलान बिंदु होता है वही केंद्रक कहलाता है, वही क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। या ध्यान दीजिए, इसको आपको पता होना चाहिए। कह रहा ओ केंद्रक तथा ओ केंद्रक बनने से पहले आप देखो AD ये आएगा, D पर पड़ रहा है, BE ए गया यहाँ पर E पर पड़ रहा है, और CF यहाँ पर आकर पड़ रहा है। ये आपका मिलान बिंदु है और मिलान बिंदु आपका क्या है बताएं, यहाँ पर O है, यह केंद्रक है, ठीक है। 3 आपकी माध्यिकाएं हैं, जैसे आपकी माध्यिका पहली AD है, दूसरी BE है, तीसरा CF है, 3 माध्यिकाएं हैं। तथा इसने एक जानकारी हमको दिया है कि जो त्रिभुज AOE है, AOE, अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे ही यह डिस्ट्रीब्यूट होता है यह त्रिभुजों में बढ़ जाता है और प्रत्येक त्रिभुज जो होते, जैसे अगर एक तरह से नोटिस किया जाए तो पूरा यह आपका त्रिभुज अलग अलग 3-3-6 त्रिभुजों में बराबर त्रिभुज क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में डिवाइड हो जाता है। अब आप समझो कैसे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। कह रहा है त्रिभुज AOE यह वाला, इस त्रिभुज का जो एरिया है, इस त्रिभुज का एरिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्रत्येक त्रिभुज के क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर डेवलप होंगे ऐसी कंडीशन में। अब आपसे पूछा गया चतुर्भुज BDOF, मतलब देखिए मैं ड्रैग कर रहा हूं, इसका हमको एरिया फाइंड करना है। BDOF इसका एरिया फाइंड करना है।
अगर मैं चतुर्भुज, देखो ध्यान से, BDOF का एरिया अगर मैं निकाल रहा हूं तो इसका एरिया बराबर किसके हो जाएगा, त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOF। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOF। अब आपको पता है कि अगर इसका 15 है तो इसका भी 15, इसका भी 15, तो आप ट्वाइस कर सकते हैं, इसका डबल कर सकते हैं। तो 2 गुणे, अगर आप लोग लिख सकते हैं कि 2 गुणे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOE जो यहाँ पर आ चुका है वही इसका जस्ट डबल हो जाएगा। मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, 15 का दूना कर दीजिए। 15 का दूना करने से हमारे पास इस पूरे चतुर्भुज का जो हमने ऐसे बनाया है इसका जो क्षेत्रफल होगा 15, अगर इसका है तो 15 का डबल कर देने से इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल 15 दूना 30 होगा। अब 30 यहाँ पर हमारे पास है नहीं कहीं पर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो पहला ऑप्शन 20 है, 25 है, 40 है, तो कोई है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर ई ऑप्शन को इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल लगाएंगे। ठीक है, 30 सेंटीमीटर होगा और 30 अगर होगा तो ई ऑप्शन यहाँ पर लगेगा, कोई भी उत्तर यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग माध्यिकाओं के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। माध्यिका बराबर बराबर भुजाओं वाले, मतलब जो अलग जो विपरीत भुजाएं होती है उसके बराबर बराबर सेगमेंट डिसाइड करता है, उसके हिसाब से आपका यह क्षेत्रफल जनरेट हो रहा है। क्लियर? चलिए, चौथा नंबर क्लियर हो गया है, चौथा आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। अब देखिए 5वां नंबर आप लोग पढ़िए। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, अरिथमेटिक का है, लेकिन बहुत लोग गलत करेंगे इस प्रश्न को। 45 नींबू को 40 रुपए में जब बेचा जाता है, 45 नींबू को, मतलब 45 नींबू को जब 40 रुपए में बेचा जाता है तो एक आदमी को 20% की हानि होती है, 20% का नुकसान होता है उसे। कह रहा लेन देन में अगर 20% का लाभ प्राप्त करना है, 20% का लाभ प्राप्त करना है तो उसके लिए उसे 24 रुपए में कितने नींबू बेचना चाहिए, 24 रुपए में कितने नींबू बेचना चाहिए। देखो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, पहले उसे 20% की हानि हो रही थी, अभी उसको 20% का लाभ चाहिए, लेकिन कंडीशन उसने रख दिया कि पहले उसने 45 नींबू को जब 40 रुपए में बेचा था तो 20% का नुकसान हुआ था। वह कितने में बेचता कि उसे 20% का लाभ होता, पहले ए डिसाइड कर लीजिए आप लोग। इसके लिए जैसे आपको पता हो कि 20% का लाभ भी है और 20% की हानि भी है। 20% को आप कंपेयर करो, भिन्न में लिखो, परसेंट को भिन्न में लिखने का मतलब बटे 100 करना होता है, और बटे 100 करेंगे तो 1/5 आएगा। कंडीशन ये हो गई, अगर नींबू उसने 5 में खरीदा है, 1 कम करके बेचेगा तो हानि में बेचेगा, ये देखो ये हानि का दाम आया। ठीक है, और इसी नींबू को अगर 1 बढ़ाकर बेच दे तो 6 उसके लाभ का दाम हो गया। किसका दाम हो गया? लाभ का दाम हो गया। तो मतलब अभी तक उसने 45 नींबू का व्यापार किया था, कितने का? 45 नींबू का व्यापार किया था, उसे 40 रुपए प्राप्त हुआ था। कितना? 40। मतलब यह 4 का मान उसे पता था 40 रुपए। अगर उसे 20% का लाभ चाहिए होता तो उसे उसी नींबू को कितने में बेचना चाहिए था, आप बताइए। 4 धाम में 40, 6 धाम में 60, 60 रुपए में बेचा होता तो उसे 20% का फायदा हो जाता। जितने नींबू, मतलब 45 नींबू को अगर उसने 20% की हानि पर बेचा था तो 40 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हुई थी। अगर वह 20% के लाभ पर बेचना चाहता है तो उसे उसी 40 की बजाय कितने में बेचना चाहिए था? 60 रुपए में बेचना चाहिए था। मतलब अब कंडीशन समझो, वह अगर 45 नींबू को 60 रुपए में बेचेगा तब उसे 20% का फायदा होगा। ठीक है, 20% का फायदा होगा। अब कह रहा है कि अगर हमें 24 नींबू ही बेचना चाहिए, देखो यहां पर लिखा है अगर हमें 24 रुपए में बेचना है, ध्यान से देखिएगा, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 24 रुपए में कितने नींबू बेचना चाहिए। 60 रुपए में 45 नींबू बेचेगा तब उसे 20% का फायदा होगा। वह 24 रुपए में कितने नींबू बेच दे उसे 20% का फायदा हो जाए। आप सबसे पहले आप ध्यान से समझोगे तो आपको क्लियर होगा कि उसने 45 नींबू को 40 में बेचा था तो 20% का नुकसान हुआ था। अब इसका अर्थ है कि अगर वह 60 में बेचा होता 45 नींबू को तो उसे 20% का फायदा हो जाता। मैं ये कह रहा था कि 20% के फायदे पर वह 45 नींबू को 60 रुपए में बेच रहा था, तो 20% के फायदे पर उसे 24 नींबू कितने, मतलब 24 रुपए में कितने नींबू बेचना चाहिए था। तुलना करिए, 12 दूना 24 होता है, 12 पंचे 60, 5 9 45, 9 दूना 18, 18 नींबू वह बेच दे 24 रुपए में तो उसे क्या हो जाएगा बताएं? उसे 20% का फायदा हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन 18 होगा, जो आप लोग पहले 5वें क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। राइट सोल्यूशन आपको बी ऑप्शन दिख रहा है, 18 करेक्ट है। आप एग्जैक्टली उतार सकते हैं, लिख सकते हैं इसका सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6ठा नंबर, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, लेकिन आप करो तो अच्छा हो जाए, मतलब सोचेंगे और एक बार थोड़ा सा अपने से इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो सारी चीजें कंफर्म हो जाएगी। देखने में तो आपको कंफ्यूजन लगेगा, जैसे आपको सारी चीजें पहले पढ़नी है क्या क्या लिखा हुआ है इसमें,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है 2। यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर कितना दिया है 1। आपसे पूछा क्या है ए डी माइनस बी सी का होल वर्ग, ठीक है, प्लस ए सी प्लस बी डी का होल वर्ग, आपसे यह पूछा है, ठीक है। अब आप देखो इसको कैसे कर सकते हो, यहाँ भी वैसे एक पैटर्न लगा सकते हैं लेकिन अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं। पहले यहीं पर समझो कि जब तक यहाँ से कुछ वैल्यू मिलेगी नहीं तब तक आप वहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाओगे, और नहीं सब्स्टिट्यूट कर पाओगे तो आंसर नहीं निकलेगा। अलजेब्रिक फ्रेम में यहाँ पर चीजें दी गई हैं, लेकिन थोड़ा सा सेंस लगाकर हम करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। देखिए कैसे सेंस लगाते हैं। अगर इन प्रश्नों में हम सोच लें, लेट, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, बी और डी को हम जीरो मान लें, बी को भी और डी को भी हम जीरो मान लें, हमें कुछ ना कुछ ऐसे सेट करना पड़ेगा अपने टर्म को। अगर बी और डी दोनों को हमने जीरो मान लिया तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, ए स्क्वायर बराबर 2 होगा, अर्थात ए बराबर √2 होगा। ए बराबर क्या होगा, √2 होगा। दोनों में सेम कंडीशन एक जैसी लेकर चल रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सी स्क्वायर बराबर 1 होगा तो सी बराबर भी √1 का मतलब 1 ही होगा। मतलब आपको ये 3 चीजें कंफर्म, 4 चीजें हो गई। ए का मान √2 हो गया, सी का मान 1 हो गया, बी और डी दोनों का मान 0 हो गया। अब इसी को उठा के रख देते हैं जी, इसी को जो है उठा के रख देते हैं यहाँ पर, तो सब चीजें देखिए कंफर्म हो जाएगी। सबसे पहले देखो a इंटू डी, तो d का मान आपका 0 है तो यहाँ पर 0 रखने से इसका रोल तो खत्म हो गया। b इंटू सी, b का मान भी 0 है, b का मान भी आप देख रहे हैं 0 है, तो c से मल्टीप्लाई करने पर इसका कोई अर्थ नहीं रहा। खत्म कर दो इसको, फाइनल हो गया। a इंटू डी, b इंटू सी मल्टीप्लाई, मतलब a भी 0 होगा, a भी 0 होगा, इसका कोई रोल नहीं रहा। इधर आ जाइए, a इंटू सी, a इंटू सी करें तो √2 इंटू 1 होगा, √2 इंटू 1 होगा, प्लस b इंटू डी करने की जरूरत नहीं क्योंकि यह 0 होगा। कुल मिला के यह 0 हो गया, प्लस यह √2 का होल वर्ग हो गया। √2 का होल वर्ग सीधा सीधा 2 होता है। इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन आपका 2 होगा, जो सी ऑप्शन में दिया गया है। जितने लोग सी ऑप्शन बताएं एकदम परफेक्ट सोल्यूशन बताएं। आप क्लियर कर लो, सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। जो 2 हो रहा है, 2 इसका करेक्ट हल आप नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर हुई बात है। चलिए छठा प्रश्न आपका सी ऑप्शन है, 2 इसका राइट सोल्यूशन है। आप अच्छे से इसको उतार सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, इसको पढ़िए बढ़िया सा, क्या प्रश्न दिया गया है ध्यान से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, एक गांव की जनसंख्या थी जो 9800 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% तथा महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है। एक साल में होता क्या है, पुरुष बढ़ते हैं 8% और महिलाएं बढ़ती हैं 5%, जिससे यह संख्या बढ़ करके 10,458 हो जाती है। मतलब यहां से यहां पहुंच गए हम लोग। तो आपसे पूछा गया है कि वृद्धि से पूर्व, मतलब प्रारंभ में, पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी, मतलब प्रारंभ में कुल कितने टोटल मेल पर्सन अर्थात पुरुष उस गांव में निवास करते थे। कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे, बातों को समझिए, कंफर्म करिए। देखिए मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले ऐसे प्रश्न जो होते हैं अगर हम ट्रेडिशनल करने की कोशिश करेंगे तो टाइम लगेगा। ट्रेडिशनल का मतलब ऐसे कि 9800 था, ठीक है, 9800 था और यहाँ पर 10,458 हो गई है जनसंख्या। 10,458 होने में कुल कितने की वृद्धि हुई है। मानिए इसमें पुरुष की संख्या x है तो महिला की संख्या 9,800 माइनस x है। बट अगर ऐसे कोई करके चलेगा ना तो आपको समय लगेगा और यह प्रोसेस भी आपका बहुत ही टफ होगा, मतलब आप कर भी नहीं पाएंगे डायरेक्टली। मैं इसका जो तरीका बता रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, वही आप लोग को अप्लाई करना है। एक बात यहाँ तय कर लीजिए, पहले जनसंख्या 9,800 थी, अभी जनसंख्या 10,458 हो गई। बस आप इतना देखकर बता दो कितना बढ़ा है, क्यों बढ़ा है भी समझ लीजिए। क्योंकि पुरुष बढ़े हैं 8% और महिलाएं बढ़ी हैं 5%, इसकी वजह से 9,800 से इतना हो गया। 8 होगा, 5 होगा, 14 से 8 6 होगा, 658 बढ़ा है दोनों की वजह से। 658 टोटल बढ़ा है दोनों की वजह से। अब इसी को हमको आपको समझाना है। देखिए यहाँ पर 2 चीजें, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे परफेक्ट होता है एलिगेशन। अगर आपको एलिगेशन समझ में आ जाएगा तो ऐसे प्रश्न आप इजीली हल कर सकेंगे। यहाँ लिखो मेल, ठीक है, पुरुष, और यहाँ लिखो फीमेल अर्थात महिला। अब आप एक बात बताइए, अगर हम कह दें कि संपूर्ण, जैसे हमारे पास पूरी संख्या कितनी है 9,800 और सबको हम पुरुष मान लें, ऐसा करा जाता है कि सबको पुरुष मान लें। 8% अगर पुरुष बढ़े हैं, 8% पुरुष बढ़े हैं, किसी के परसेंट को अगर ब्रेक करना है तो बटे 100 किया जाता है। जब आप इसके 2 जीरो खत्म करोगे तो केवल 98 गुणे 8 करना होगा, तो पुरुषों में वृद्धि हो जाएगी 8 8 64 और 8 9 72, 72 6 क्या होता है 78 होता है। ध्यान से देखिए, 8 बटे 100 कर दो, 2 जीरो खत्म, 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 9 72 6 78 हो गया। इसी प्रकार से महिलाओं में अगर 5% की वृद्धि है तो 5 बटे 100 करिए,
2 जीरो इसको भी खत्म हुआ, 5 अठे 40, 5 9 45, 45 4 क्या होता है 49, 490 हुआ। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए हमें कई लोग उत्तर भी बता रहे, ये अच्छा है रिस्पॉन्स आप लोग का। फिर से देख लो, 5 अठे 40 की शून्य हासिल 4, 5 9 45 4 49। इतने पुरुष बढ़े माने जाएंगे, इतनी महिला, और टोटल की वृद्धि कितनी है बताओ, 658। 658 टोटल यहाँ पर बढ़े हैं। एलिगेशन में इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस किया जाता है। 8 से 4 निकालेंगे 4 होगा, 15 से 8 निकालेंगे, सॉरी यहाँ से हम गलत कर रहे हैं, ऊपर से, क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है। 14 से 8 निकालिए 6 होगा, 14 से 8 निकालिए 6 होगा, 7 से 5 निकालिए 2 होगा, और 7 से 6 निकालिए 1 होगा, 126 हो गया। इसका डिफरेंस करके देखिए कितना होता है, 8 होगा, 15 से 9 6 होगा, 15 से 9 6 होगा, 6 उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 से 4 1 होगा। अब इसको थोड़ा सा आप ब्रेक कर दो, तो ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 14 से जा रहा है, 14 1 के 14 होता है, और 14 दूना 28 हुआ, और 14 9 126 होता है, 3 चौके 12 होता है, 3 तिया 9, मतलब पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 4:3 है। पुरुष अगर 4 है तो महिला 3 है, दोनों अनुपाती पदों को जोड़ दीजिए, 4 3 कितना होता है 7, 7 की तुलना टोटल संख्या से कर दो 9800। अब आपसे क्या पूछा है, पहले तो 1 का मान निकालिए, 7 से डिवाइड करें 1400 हो गया। अगर पुरुष की संख्या पूछा है तो 4 से गुणा कर दे, तो 4 बराबर 14 चौके 5600 होगा। अगर महिला की संख्या पूछा होता तो 3 से गुणा कर देते, 14 दूना 28, 14 त्रिक 4200 होता। तो पुरुषों की संख्या 5600 होगी। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है बी ऑप्शन में आपको दिया है। बढ़िया प्रश्न है, अगर आप ऐसे प्रश्न देख रहे हैं तो परीक्षा में करिए। स्टैंडर्ड एक क्वेश्चन है, एलिगेशन का है, और आपकी परीक्षा से एकदम रिलेवेंट है। आप अगर परीक्षा को मैच कराओ तो ऐसे प्रश्नों को आप 100% पाएंगे। इसलिए मन लगाकर अच्छे से कीजिए, समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाए। एक बार रिवाइज करने की अगर जरूरत हो तो बिल्कुल कर लीजिएगा। आई बातें समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 8वां नंबर देखिएगा। ये बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, समांतर श्रेणी की कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि समांतर श्रेणी पर ही आधारित प्रश्न है। कह रहा समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल आपको दिया है, इसका कौन सा पद 164 है हमसे पूछ रहा है। मैं आपको कंफर्म करके बताता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सबसे पहले अगर कोई एपी सोच रहे हैं आप, एपी मतलब समांतर श्रेणी, तो आप जानते हैं कि एपी का अर्थ है कि पदों में अंतर समान हो। जैसे कि ए है, a प्लस डी है, a प्लस 2d है, a प्लस 3d है, a प्लस 4d है, ठीक है। इस प्रकार से अगर कोई क्रम में लिखी गई श्रेणी है तो उसी को आप समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी में दो चीजें कंफर्म होती है, एक तो फर्स्ट टर्म जिसे आप ए कह दो, और कॉमन डिफरेंस जिसे आप क्या कहते हैं, डी कहते हैं, जो दोनों के बीच का डिफरेंस है। हर जगह पे डिफरेंस आपको समान दिखता है, मतलब समान अंतर ही समांतर श्रेणी बनाता है। इसमें अगर बात में, जैसे हम एग्जाम्पल की पहले बात कर दें कि कौन सी श्रेणी होगी समांतर, जैसे कोई भी श्रेणी ऐसी हो जिनके पदों का अंतर एज इट इज सेम हो। जैसे हमने लिखा 2 5 8 11 सो ऐसे जाता गया, यह समांतर श्रेणी है, क्योंकि सब में देख रहे हैं कि पदों में 3 का अंतर है। ऐसा कोई 3 का ही फिक्स ना हो, कुछ भी पदों का अंतर हो तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है, आपको पता है। अब कोई भी समांतर श्रेणी होती है तो उसके पदों के योगफल का सिस्टम होता है। जैसे आपसे मैं कह दूं कि पदों का योग, देखिए ध्यान से, पदों का योग, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। अगर पदों का योग हम प्रेजेंट करें तो हम इसे यस्यन से प्रेजेंट करते हैं। यस्यन का मतलब यन पदों का योग। अभी आपकी समांतर श्रेणी में यह पहला पद है, यह दूसरा पद है, यह तीसरा पद है, यह चौथा पद है, इसी प्रकार से पद है। मैं आपको बताऊं, अगर हम क्या आपसे कह दे यशवन मतलब एक पद का योग, एक पद का योग A1 होगा, एक पद का योग सीधा सीधा A1 होगा। कोई समांतर श्रेणी की एक ही पद का योग पहला पद ही कहलाएगा। यश2 क्या होगा पता है, A1 प्लस A2 होगा, A1 प्लस A2 होगा। यश3 क्या होगा पता है, यश3 मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 होगा। अब आप ऐसे देखिए प्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन एक बात आप जान लो, समांतर श्रेणी में अगर मैं लिख दूं यश3 माइनस यश2, यश3 माइनस यश2 करने पर ये दोनों खत्म होकर के, देखिए अगर मैं लिख दूं यश3 माइनस यश2 तो मिलेगा A3, कितना मिलेगा A3, खत्म हुआ कि नहीं A1 A2। ऐसे मैं अगर कह दूं यश2 माइनस यश1, देखिए खत्म होकर क्या होगा यश2। इसका मतलब मैं आपको बता दूं, किसी भी समांतर श्रेणी में यस्यन माइनस 1 मतलब एक पद उससे पहले वाले पद, जैसे हम आपसे कहें यन पदों का योगफल, यन माइनस 1 पदों का योगफल, यन पदों का योगफल, यन माइनस 1 पदों का योगफल। समांतर श्रेणी में अगर 10 पद हैं, 10 पदों का योगफल माइनस 9 पदों का योगफल 10वां पद होगा। फिर से समझिएगा, समांतर श्रेणी के यन पदों का योगफल, यन माइनस 1 पदों का योगफल का जो अंतर होगा वो यनवां पद होगा।
मैंने लिखा कि समांतर श्रेणी की n पदों का योगफल n-1 पदों का योगफल an होगा। इसको बहुत क्लियर समझ लीजिएगा, ठीक है, एकदम दिमाग से सेट कर लीजिएगा इस चीज को। मैं आपको ऐसे बता दूं, जैसे हम आपको कभी भी कहें S10 माइनस S9 बराबर A10 होगा। अब A10 का मतलब समझना, जैसे ये 10 पदों का योग है, 9 पदों का योग है, ये आपका 10वां पद है, ये 10वां पद है। आप करके देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ओरल ऐसे समझ लो तो क्लियर हो जाएगा। 2 पदों का योग बताओ क्या है, 7। 2 पदों के योग से अगर एक पद का योग घटा दें तो 5 आएगा, 5 मतलब दूसरा पद। मैं कह दूं 3 पदों का योग बताइए कितना होगा, 5 2 7 8 15। 15 से अगर मैं 2 पदों का योग मतलब 7 घटा दूं तो 8 आएगा, जो तीसरा पद होगा। इसलिए समांतर श्रेणी के इस नियम को जरूर आप समझिएगा, जैसे प्रश्न हम पढ़ने जा रहे हैं। हमसे कहा समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल इतना दिया है, इसका कौन सा पद 164 है, इसका कौन सा पद 164 है, इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी एक सी पैटर्न को फॉलो करिए। मैंने लिखा Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, An होता है। क्या होता है, ये मैंने लिख के बताया। अब ये जगह पर तो आप 3n स्क्वायर, हाँ, प्लस इसमें से लेकिन आप घटा दो किसको, -1 है, वहां n-1 पुट कर दो, तो n-1 का होल वर्ग प्लस 5 इंटू n-1 इज इक्वल टू क्या, an होगा। कितना होगा, an होगा। अब यहाँ ये डिसाइड करना है। पहले तो आप लिखो 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 5n माइनस, इसको देखिए 3 करिए, ये प्लस 1 माइनस 3n माइनस, एक सेकेंड, a माइनस बी है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2, और इसको भी अगर हम अभी ऐसे रहने देते हैं, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5n माइनस 5 ऐसे कर देते हैं, ओपन कर लिखते हैं, प्लस 5 माइनस, इसको ओपन करिए, 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5। अब पूरा ओपन क्लियर हो जाएगा, जैसे यहाँ से कंफर्म बातें समझ में आ जाएगी। और इसका यह मान ही आपको, जैसे हमको इसके बाद 64 के स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6 माइनस प्लस 5, ठीक है। आप देखो कितना आ रहा है, n स्क्वायर 3n स्क्वायर क्या 5n गया, 6n प्लस 2 हो जाएगा, 6n प्लस 2, ये आपका क्या हो गया, an। n बराबर 6 और an की जगह आप 164 बराबर आपका क्या होगा, 6n प्लस 2, तो इधर जाएगा तो बताएं, घटेगा 162 आया, 162 6 से 6 दूना 12 होता है, 6 सते 42, 27वां पद होगा। इस प्रश्न का राइट 27वां हो रहा है, बफरिंग हो रहा है। प्रॉब्लम है तो फिर क्लास मैं करवा लेता हूं, अगर सही नहीं हो पाएगा तो क्लास रोक देंगे। अगर दिक्कत होगी तो फिर हम उसको सही कराएंगे, ठीक है, क्लास ब्रेक करेंगे, कुछ भी होगा, बहुत ज्यादा बफरिंग हो रही है। क्या दिक्कत है, सही है, सही है ना, क्लियर, सही हो गया, सही हो गया ना, ओके।
ना ओके, एक बार कंफर्म कर दो सब लोग कमेंट से, अभी सही है? यस, ओके। चलिए हमारे इंजीनियर साहब आ गए तो सब सही हो गया। गुड, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करो फिर क्वेश्चन को। थोड़ा सही कर दो इसको, सही है, ओके। तो यह प्रश्न कंफर्म कर लीजिए सब लोग, यह क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल आपको देखो इतना दिया था यस n के फॉर्म में। इसका कौन सा पद 164 था? तो मैंने जैसे आपको बताया इस पैटर्न को फॉलो करना, यस एन माइनस वन इज इक्वल टू ए एन होता है। हम इसी पर रख करके यहाँ पर एक फॉर्म में पहुंचे, एक रोल पर पहुंचे। इसको हमने ए एन से कंपेयर किया, अर्थात 164 से कंपेयर किया, तो मान आ रहा है 27वां पद। तो 27 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा, जो आप लोग नोट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो 8वां नंबर आपका 27वां पद होगा 164, अगर इस क्रम में इस श्रेणी के हिसाब से चलते हैं तो। ठीक है, फिर से समझा दे इसको, एक बार देख लीजिए आप लोग, कंफर्म कर लो। मैंने समांतर श्रेणी का अप्रोच बताया था, आप लोगों को क्लियर हुआ था ये वाला। मैंने कहा था समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल एस एन से डिनोट किया जाता है। 10वां पद, अगर हम कोई भी पद ले लें उसके जस्ट पहले पद, जैसे अगर हमने कहा 10वें पद 10 पदों का योगफल माइनस 9 पदों का योगफल 10वां पद होगा। 15 पदों का योगफल माइनस 14 पदों का योगफल 15वां पद होगा। तो ऐसे कभी भी यस एन अर्थात n पदों का योगफल माइनस n माइनस 1 पदों का योगफल हमेशा ए एन के बराबर होगा। अब जैसे इस प्रश्न में आपको जो दिया हुआ था, ये प्रश्न आपका कहाँ गया, इस प्रश्न में n पदों का योगफल आपको दिया था और आपसे पूछ रहा कौन सा पद 164वां है। तो n पदों का योगफल और n माइनस 1 पदों का योगफल ही यह पद होगा, यह पद होगा। ठीक है, इस हिसाब से मैंने स्टैंडर्ड यहाँ पर इक्वेशन फ्रेम किया और अब 6n + 2 पे पहुंचे, इसी को an माना। an की जगह पर इसको रखा, an का मान 164, तो 27वां पद इतना हो रहा है। तो इस प्रश्न को राइट सोल्यूशन आप लोग देख सकते हैं, करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बी ऑप्शन नोट कर लीजिएगा सब लोग। 8वां प्रश्न आपका करेक्ट आंसर है 27वां पद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगला प्रश्न, n कोई धनात्मक पूर्णांक है, n कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो आपसे कह रहा 3 की पावर 4n, 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n हमेशा हमेशा क्या होगा, किससे विभाज्य होगा, ये बताना है। इसका उत्तर बताइए कौन कौन कर सकता है। 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n किससे विभाज्य होगा, हमेशा दिए गए ऑप्शन के हिसाब से चला जाए। इसमें दो कंडीशन आप चेक करा करो, एक n को इवन लेकर चलो, एक ऑड लेकर चलो। अगर हम n को ऑड लेकर चलते हैं, ऑड लेकर चले और n का मान 1 मान ले, इस समय होगा 3 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 3 की पावर 4 n है ना, 3 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 3। अब 3 की पावर 4 होता है 81 और 4 की पावर 3 होता है 64, घटाएंगे तो 11 से 4 17 आएगा। 17 पर वैसे भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन आप इवन जैसे ऑड हमने जैसे चेक किया वैसे आप इवन भी चेक कर लो। n अगर इवन है तो क्या होगा पता है, 3 की पावर 4 दूना 8, अगर हम n का मान 2 मान लेते हैं, n का मान हमने 2 मान लिया, चलो n की जगह पर एक ऑड इवन नंबर हमने पुट किया, इवन पुट करने पर n का मान कितना हमने लिया, 2 लिया। तो हम लिखेंगे 3 की पावर 4 2 जा 8, या ऐसे लिखते हैं 3 की पावर 4 इंटू 2। ठीक है, देखिए ऐसे लिख देते हैं इसको, 3 की पावर 4 है, ऐसे 2 लिख देते हैं पावर, माइनस 4 की पावर 3 है, इसके भी पावर 2 लिख देते हैं, n की जगह पर 2 पुट कर दिया। अब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो आप लोग, जो a प्लस बी a माइनस बी होता है। तो आप इसको 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 3 लिख सकते हो और 3 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 3 लिख सकते हो। इसका मान अभी अभी हम लोगों ने किया था, इसका जो भी मान आए इससे अभी बहुत मतलब मत रखो। जब अभी अभी घटा के देखा था 17 आया ही था, तो 17 इसका फैक्टर होगा, तो कन्फर्म एक 17 इसके लिए राइट सोल्यूशन होगा। चाहे इवन रख करके देखिए चाहे ऑड रख करके देखिए, मान आपको 17 एक फैक्टर दोनों कंडीशंस में दिखेगा ही दिखेगा। n की जगह पर कोई भी आप धनात्मक पूर्णांक रख दीजिए। धनात्मक पूर्णांक रखेंगे तो 0 छोड़ के ही कुछ रखेंगे, नेगेटिव छोड़ करके ही रखेंगे, अर्थात 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, n रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, तो कुछ भी रखने के हिसाब से हमेशा वैल्यू एक 17 के मल्टीपल के रूप में जरूर हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये 9वां हो गया। 10वां देखिएगा। अब यहाँ पर एक आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, 3 बिंदु दिए गए हैं, 2 7 4 1 -1 -2 6 से बना त्रिभुज क्या होगा, से बना त्रिभुज क्या होगा, आइए डिसाइड किया जाए। 2 7 देखो ध्यान से, आपको जैसे ये पता है कि हम इससे त्रिभुज फ्रेम करेंगे। त्रिभुज देखिए ऐसे बनेगा आपका, ये ऐसे बनवा देते हैं। पहला है 2 7 2 7 है, 4 -1 है, 4 -1 है, और आपका -2 6 है, -2 6 है। इसको a मानो, इसको b मानो, इसको c मानो। ठीक है, तो आप सभी लेंथ को निकालिए। जैसे सबसे पहले आप ab निकालो, ab हो जाएगा अंडर रूट, ध्यान से समझिएगा,
भाई डिस्टेंस फार्मूला लगेगा यहाँ पर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप x1 माइनस x2 कर दो, y1 माइनस y2 कर दो, कोई फर्क नहीं, बात एक ही है। करिए, जैसे हम लिख दे x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 कर दो, या y1 प्लस y1 माइनस y2 कर दो, बात एक ही है। 7 प्लस 1 का होल वर्ग, अर्थात रूट के अंदर ही देखो ये 4 हो जाएगा और ये आपका 8, 8 अठे 64, 4 कितना होगा 68 होगा, रूट 68 हो गया, 68 हो गया। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम BC की बात करें, BC पर चलते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर उसी तरह देखो, जरूरत पड़ने पर आप x1 माइनस x2 कर दो, y1 माइनस y2 कर दो, या आपको लगता है कि नहीं इससे नेगेटिव वाला फ्रेम आ रहा है तो x2 माइनस x1 कर दो, y2 माइनस y1 कर दो, डिपेंड करता है जैसे हो पाए। हम लिखेंगे देखिए कैसे, 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर जो सेट हो जाए, जैसे हमको ज्यादा अच्छा लग रहा है 6 माइनस माइनस 1 मतलब 7 हो जाएगा, 6 प्लस 1 का होल वर्ग, तो 4 2 6 का वर्ग 36 होता है, 36 होगा इसका मान, हाँ, और इसका मान 7 7 49 होगा, 9 6 15 हो गया, 7 4 3 7 1 8 हुआ, रूट 85 हुआ। एक तो कंफर्म हो गया कि समबाहु नहीं होगा। ठीक है, आपके पास तीनों लेंथ हैं, AB है, BC है, CA है, बराबर तो है नहीं, समबाहु तो कह नहीं सकते, समद्विबाहु कह नहीं सकते। एक हमको डाउट लग रहा है समकोण में। समकोण में क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग मतलब सबसे बड़ी भुजा कौन है, √85, इसका वर्ग करेंगे 85 आएगा। दोनों जो भुजाएं हैं इनका वर्ग करिए 68 हुआ, और इसका वर्ग करो 17 हुआ, 68 और 17 जोड़ दे तो 85 होगा। मतलब जो पाइथागोरस का नियम होता है, आप समझो, अगर इसको आप √85 कर दो, किसी एक को √17 कर दो, किसी एक को √68 कर दो, इसका वर्ग इसका वर्ग इसके वर्ग, इसका वर्ग इसके वर्ग का जोड़ इसके वर्ग के बराबर हो रहा है, तो समकोण त्रिभुज इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। राइट एंगल ट्रायंगल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर माना जाएगा। समझ में आई बातें? यस, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। चलिए 10th क्वेश्चन आपका राइट सोल्यूशन है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, करेक्ट आंसर आपका बन रहा है। एकदम एग्जैक्टली अच्छे से देख लीजिएगा, वो अच्छे से समझ लीजिएगा, वर्किंग कर लीजिएगा। मैंने इसके पहले डिस्टेंस फार्मूला आपको पढ़ाया है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल करके ही हम डिसाइड कर सकते थे, कोण का कोई अप्रोच चलेगा नहीं तो उसको भी सोचा जाता, और बहुत टेक्निकल होने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, जनरल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। आप सबसे पहले इस जो समीकरण दिया गया है इसका नाम बता दीजिए क्या होगा। एक बार थोड़ा कमेंट कर दीजिए सब लोग, इस समीकरण को आप क्या कहेंगे, चाहे ऊपर ब्लैक वाला देखिए चाहे नीचे रेड वाला देखिए। समीकरण को सबसे पहले जान लो कि हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। कह रहा है कि मूलों का हरात्मक माध्य क्या होगा। हरात्मक माध्य होता है HP, हरात्मक माध्य होता है HP। अगर कोई द्विघात समीकरण है तो उसको हम लिखते हैं ax² + bx + c/c = 0। मूलों का हरात्मक माध्य पूछा, क्या मूलों का हरात्मक माध्य क्या होगा। देखो समांतर माध्य और हरात्मक माध्य, आप इसका सिस्टम समझ लीजिएगा। अगर मूल मतलब दो ही हल होंगे इसके, अल्फा और बीटा हैं, अल्फा और बीटा हैं, तो समांतर माध्य AP जो होता है अल्फा + β/2 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ध्यान दो कि HP जो होता है, जो हरात्मक माध्य होता है, हरात्मक माध्य निकालते हैं तो 2α β / अल्फा + बीटा होता है। ये रूल होता है हरात्मक माध्य का। कभी भी कोई इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक है या कोई भी है, अगर किन्हीं उनके दो पदों का, या कोई भी दो पद हो, कोई जरूरी नहीं कि हम समीकरण यहाँ पर द्विघात की बात कर रहे हैं, कोई भी दो पद है, दो मान है, उनका हरात्मक माध्य क्या होता है। जैसे दो पद दिए, समांतर माध्य क्या होगा, बीच का मान, औसत मान। हरात्मक माध्य क्या होता है, जैसे आप इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। जैसे हमने कहा एक पद A है, दूसरा पद B है, मैं आपसे पूछूं कि AP क्या होगा, तो AP आप कहोगे सर A + b/2 होगा। ठीक है, AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब आप हिंदी में समांतर माध्य कहो, इसको समांतर माध्य कहो। समांतर माध्य होगा A + b/2। दरअसल कोई श्रेणी अगर A और B के रूप में है और वह AP में है, अगर वह AP में है तो ध्यान रखना 1/A और 1/B HP के फॉर्म में होगा, हरात्मक में होगा। और इसका जब हम मीन कैलकुलेट करेंगे तो 1/A + 1/B करेंगे तो यह ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, B + A/AB हो जाएगा।
और अगर हम इसका जब अभी तो एचपी के फॉर्म में है, अगर हम इसका उल्टा करेंगे तब जाकर के हमारी चीजें, अभी तो एपी के फॉर्म में है, अब उल्टा करने से एचपी होगा और डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो ट्वाइस ए बी डिवाइड बाई क्या होगा, ए प्लस बी हो जाता है। कभी भी दो पद अगर समांतर श्रेणी के रूप में है तो उनका उल्टा हरात्मक श्रेणी बनती है, समांतर माध्य a प्लस बी बाई 2 होता है। दो पद अगर आपको दिए हैं तो a1 अपान a प्लस 1 अपान बी बाई 2, मतलब पहली चीज तो अगर यह एपी में है तो एचपी में होगा, इसका समांतर माध्य क्या होगा 1 अपान a प्लस 1 अपान बी डिवाइड बाई 2। अगर हरात्मक माध्य करेंगे तो ऊपर जाएगा 2ab, नीचे हो जाएगा a प्लस बी। उसी तरह से मैंने यहां बताया है द्विघात समीकरण के अगर मूल अल्फा और बीटा हैं तो हरात्मक माध्य आपका क्या होगा पता है, हरात्मक माध्य जो होगा ट्वाइस अल्फा बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा होगा। और ध्यान दीजिएगा कोई भी समीकरण अगर द्विघात है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो उसके जो मूल होते हैं, क्योंकि देखो अपने को दो आवश्यकता है, एक अल्फा इंटू बीटा की, एक अल्फा प्लस बीटा की। तो पहले जान लो फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। तो आपको अपने समीकरण से पहले ए बी सोचना पड़ेगा। जैसे इसको सोचो तो यह पूरा ए है, इसको सोचो तो यह पूरा बी है, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, और यह पूरा पद आपका क्या है सी है। अब रख करके अच्छे से निर्धारित कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। जैसे आपको हरात्मक माध्य निकालना है तो पहले अल्फा प्लस बीटा बताओ कितना होगा, माइनस बी बाई है, तो इसके पहले माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो कितना होगा 2 प्लस रूट 3 अपान 4 प्लस रूट 5, 4 प्लस रूट 5, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा अगर आपको करना है, ए इसका मान हो गया, अल्फा इंटू बीटा करना है तो सी बाई ए होता है, तो सी का मतलब देखो 6 प्लस 3 रूट 3 है और ए का मतलब कितना है 4 प्लस रूट 5 है। अब आप उठा के इन्हीं वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे, आंसर आ जाएगा। जैसा इसने कहा है कि ट्वाइस अल्फा बीटा, तो दो गुणे हम इनका प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, इनका प्रोडक्ट करेंगे, देखो कैसे होगा। आप जब ऐसे देखो ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा है, तो हम लिख रहे हैं ट्वाइस अल्फा बीटा, तो दो गुणे हम क्या लिखेंगे 6 प्लस 3 रूट 3 डिवाइड बाई 4 प्लस रूट 5। और हम लोग जब इसको अल्फा प्लस बीटा से भाग करेंगे तो यह मान ऊपर चला जाएगा, यह मान नीचे हो जाएगा, 4 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, करेक्ट। ए इससे पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और देख लीजिए क्या हो जाएगा, जैसे इसमें से अगर हम 3 कामन कर लेते हैं तो 3 कामन करते हैं, 3 दूना 6 होगा, यहाँ पर 2 था, 3 दूना 6 हो गया, और यहाँ पर 2 प्लस रूट 3 हो गया, 2 प्लस रूट 3, और नीचे भी देखो 2 प्लस रूट 3 बचा हुआ है, यह इसको खत्म कर देगा, इसका मान केवल 6 आ जाएगा। अगर आप 6 बता रहे तो एकदम सही है, समझ रहे हैं जी। यह एकदम सही है। कितने लोग इसको समझ पाए क्लियरली बताइए, अगर कंफ्यूजन हो तो फिर से मैं आपको कंफर्म कर दूं। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही क्लियर समझिएगा, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपको एक द्विघात समीकरण दिया था, ए बी सी तीनों कैलकुलेट कर लें। हरात्मक माध्य ट्वाइस अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए होता है, और माइनस ऑलरेडी लगा हुआ था बी के पहले तो प्लस ही रह जाएगा, 2 प्लस रूट 3 बाई 4 प्लस रूट 3 हो गया ए का मान। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, सी का मान 6 प्लस 3 रूट 3 है डिवाइड बाई 4 प्लस रूट 5 है। अब हम लिखेंगे ट्वाइस अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का मान ए वाला है, यहाँ रख दिया, डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा होगा, ए आएगा तो ए ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, 4 प्लस रूट 5 ऊपर होगा, 2 प्लस रूट 3 नीचे होगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके सामने सी होगा, जो 6 है, राइट सोल्यूशन दिया गया है। रिवीजन की जरूरत पड़े तो आप रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी जो जनरल जरूरतें हैं मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यदि किसी झील की सतह से, बहुत बढ़िया, ये भी देखो, अब जब क्वेश्चन मिला तो दोनों अपने लेवल के क्वेश्चन मिल गए, अच्छे अच्छे मिल गए। अब थोड़ा इनको बनाना समझाना टाइम लगता है हर चीजों में, लेकिन अच्छे से देखिए। यदि किसी झील की सतह से 200 मीटर ऊंचे, पहले प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिए, इसको हम क्योंकि अगले पन्ने पर समझाएंगे तभी क्लियर होगा, या यहीं पर बताऊंगा, लेकिन पहले ध्यान से देखिएगा। यदि किसी झील की सतह से 200 मीटर ऊंचे एक बिंदु से एक बादल का अवनमन मतलब एंगल ऑफ डिफ्रेशन, जो ऊपर से नीचे ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे सूर्य के प्रकाश सूर्य से ऑब्जर्व किया जाता है, कोण 30 डिग्री है, तथा झील में इसके प्रतिबिंब का जो अवनमन कोण है 60 डिग्री, उस बिंदु के प्रतिबिंब का अवनमन कोण क्या है 60 डिग्री है। तो झील की सतह से बादल की ऊंचाई बताओ क्या होगी, झील के सतह से बादल की ऊंचाई बताएं क्या होगी, समझ रहे हैं। चलिए अभी आप लोग कंफर्म करिए इसमें कैसे कैसे कर सकते हैं, इसको ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। हाँ ओके। जी अभी इसको अच्छे से समझिएगा।
कंफर्म करिए। देखिए सबसे पहले एक सतह सोचते हैं, झील की ये सतह है, ये झील की सतह है। झील की सतह से 200 मीटर ऊंचे जाइए, 200 मीटर ऊंचे, थोड़ा और छोटा बना दे नहीं तो अभी फंस जाएगा फिगर ही कंफर्म। ये झील की सतह ले लो सबसे पहले, ये झील की सतह है, ये झील की सतह इस पोजीशन पर, इससे 200 मीटर ऊंचे जाइए। 200 मीटर ऊंचे स्थित एक बिंदु से, एक बिंदु से बादल देखो, बादल जस्ट झील के ऊपर होगा, बादल है, एक क्लाउड है, क्लाउड जस्ट झील के ऊपर होगा, यहां पर क्लाउड है। यहां से एक बिंदु का जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है। 30 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री यहां दिख रहा है तो यहां भी आपको 30 डिग्री दिखेगा। कितना दिखेगा? 30 डिग्री। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अब इसने कहा है कि यहां से जिसका अवनमन कोण 30 है, ये भी 30 दिखा। ये झील की सतह है, झील की सतह से 200 मीटर ऊपर स्थित बिंदु था जहां से हमने बादल के अवनमन को ऑब्जर्व किया था, जहां से बादल के अवनमन को ऑब्जर्व किया था। एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए, अगर यहां से इस बिंदु से यह लेंथ x है, तो जैसे कभी भी कोई चीज अपना, जब कभी भी बादल अपना प्रतिबिंब किसी झील के अंदर बनाता है, ये झील की सतह है, झील का तल ही नहीं है, झील की सतह है, झील का तल ए होगा, झील का तल ए होगा। ध्यान से मेरी बात को समझना, झील का तल क्या होगा? ए वाला पार्ट होगा। जो पार्ट कितना होगा, और यहां पर बादल का इमेज बनेगा, यहां पर बादल का इमेज बनेगा जो झील की जमीनी सतह पर है। कह रहा है यहां से इसका जो एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, बादल की पोजीशन को देख करके, समझिएगा। अब आपको जैसे ये पता करना है, पहली चीज तो ध्यान दीजिएगा, यहां से जो लेंथ ए है वही लेंथ ए नीचे होगी, वही लेंथ क्या होगी? नीचे होगी। मतलब ये जितनी ऊंचाई पर ऊपर है उतनी ऊंचाई पर नीचे होगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे डेवलप कर देते हैं, डेवलप कर दीजिए, कितना होगा इसको समझिएगा। अब आपको जैसे पता है 60 है तो ये भी 60 है। प्रश्न में देखिए क्या पूछा, झील की सतह से बादल की ऊंचाई, मतलब एग्जैक्ट आपको पूरी लेंथ यहाँ पे यहाँ तक पता करनी है। झील की सतह ए है ना, तो 200 प्लस x, अगर x का मान निकल जाए तो सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप देखो सबसे पहले क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इसमें किया जा सकता है। देखिए कई लोग 400 उत्तर बता भी रहे हैं और बहुत बढ़िया रिस्पांस है आपका कि अगर आप 400 इसकी वैल्यू को डिक्लेयर कर दे रहे हैं तो अच्छा है। आपने देखिए कैसे कैसे किया, समझिए मेरी बात को। देखो जनरल अगर मुझे करना है तो मैं आपको इसको ऐसे समझा दूं कि सबसे पहले लेंथ देख लो कितना है, 200 है, ये 200 है, और ये ऊपर वाली हाइट है। जैसे आप लोग ऐसे समझो तो यहाँ पर ये लेंथ कितनी हो जाएगी, जैसे अगर आप इसको कैलकुलेट करो, यह पूरी लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, ये पूरी जैसे 200, मतलब हमने आपको बताया कि 200 प्लस x है, मतलब ये पूरी लेंथ अगर सोचो तो 400 प्लस x है, ये आपका 200 प्लस x होगा ना। तो ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक कितनी होगी, जैसे मैंने आपको कहा ना, यहां से जितनी हाइट पर कोई भी बादल, जैसे सतह देखो ये है, सतह से तल जो होगा जितनी दूरी पर होगा, मतलब जब बादल की ऊंचाई जितनी ऊपर होगी उतनी ही नीचे गहराई होगी। इमेज हमेशा कहाँ बनता है, इमेज हमेशा, जैसे यहां से इमेज अगर बादल की पोजीशन ए है रियल, तो इसका इमेज अगर तली पर बनेगा तो सेम लेंथ पर बनेगा, अर्थात यह लेंथ आपकी 200 प्लस एक्स की, ये 200 मानिए और 200 प्लस एक्स है, तो मतलब अगर यहां से यहां तक सोचो तो 400 प्लस एक्स है। आपको जैसे एक्स पता चल जाए तो यह हाइट हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कितना हो जाएगी। आइए देखा जाए कैसे निकलेगा। सबसे पहले अगर हम सोच रहे हैं कि यह 60 है और इस त्रिभुज में रहते हैं, और इस लेंथ को अगर मान लो हमने कह दिया कि यहाँ पर ए है, या जो भी आप बेस मान लो बी है, जैसा भी आप कह दो, तो tan 60 बराबर 400 प्लस एक्स, 400 प्लस एक्स अपान हम इसको ए कर दें, ठीक है, 400 प्लस एक्स अपान कितना कर दें, ए कर दें, और ए मतलब इसकी वैल्यू की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। इसका मान √3 होता है, बराबर 400 प्लस एक्स अपान ए हो गया। अगर हम ए का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, 400 प्लस एक्स अपान √3, और यही मान यहां जाएगा इसकी जगह पर, 400 प्लस एक्स अपान कितना हो जाएगा, √3, इसकी वैल्यू हो जाएगी। और यह वैल्यू से अब आप tan 30 कैलकुलेट करो, लिखो tan 30, लिखिए tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, x, इसका मान कितना है बताएं, x है, अपान कितना होगा 400 प्लस x अपान √3, करेक्ट है। अब ये ऊपर चला जाएगा और इसका मान आप सबको पता है कि 1/√3 होता है, 1/√3, तो आप लिखिए यहां पर देखो कितना, 1/√3 बराबर, ये ऊपर चला जाएगा तो √3x होगा अपान 400 प्लस x होगा, और इसको इधर कर दे तो आपका हो जाएगा 3x बराबर 400 प्लस x, इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा बराबर 400, x बराबर 200, x का मान 200 और ये भी 200, तो लेंथ पूरी की पूरी कितनी हो जाएगी, 400। अगर आपने 400 बताया तो एग्जैक्टली सही है, समझ रहे हैं।
यस, जितना ऊपर उतना ही नीचे होगा। बहुत बढ़िया है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ सतह है, सतह से जैसे आप कभी भी, जैसे मैंने आपको इमेज वाला कॉन्सेप्ट बताया है, कोऑर्डिनेट में भी समझाया है कि जहां से इमेज, जहां से कोई ऑब्जेक्ट जितनी, मतलब अगर जिससे इमेज बनेगा, इमेज कहां से बनेगा, इस पानी से, पानी को ही मिरर माना जाएगा। मिरर के अंदर मतलब शीशे के अंदर उतनी ही दूरी पर इमेज बनता है जहां जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर यह लेंथ 200 थी और यह x थी तो 200 प्लस x डिस्टेंस पर इमेज फ्रेम होगा। और इसको करिएगा तो आंसर आपका 400 आएगा। 400 जितने लोगों ने बताया एकदम एग्जैक्ट बताया, सही बताया है, सही है। अच्छे से इसको रिवाइज करो इस प्रश्न को। हाइट एंड डिस्टेंस का एक शानदार सा क्वेश्चन है, आपको मिल सकता है परीक्षा में। अच्छा प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ध्यान से देखते जाइए, हर प्रश्न को करते जाइएगा। 2 अंकों की एक संख्या को, प्रश्न सारे स्टैंडर्ड है, अगर जैसे आप लोग नोटिस करेंगे ना तो प्रश्न सब अच्छे हैं, स्तरीय है, बस केवल आप अच्छे से क्लियर करो सारे प्रश्नों को, जिससे कि दिक्कत ना होने पाए कहीं पर भी, ठीक है। चलिए समझिए बातों को। 2 अंकों की एक संख्या को उसके अंकों का परस्पर स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या में जोड़ा जाए। सबसे पहले जान लीजिए, कभी भी कोई 2 डिजिट का नंबर होगा, 2 डिजिट नंबर अर्थात 2 अंक की संख्या, हम 10x प्लस वाई के रूप में लिखते हैं, जहां पर y क्या होता है, इकाई अंक होता है, इकाई अंक होता है, और 10x क्या होता है, दहाई का अंक, ठीक है, दहाई का अंक होता है। हम इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, पहले समीकरण से चेक कर लें, इसके बाद हम ऑप्शन पर भी जाकर के इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या ले लो, 63 ले लो, तो 63 को हम 10 इंटू 6 प्लस 3 कर सकते हैं। 63 हो गया कि नहीं। क्वेश्चन कैसे लिखा, 2 अंकों की एक संख्या को उसके अंकों को परस्पर स्थान पर बदलने पर प्राप्त संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल 121 प्राप्त हो जाता है। यदि उस संख्या के अंकों का अंतर 3 है, अंकों का अंतर 3 है, तो आपसे पूछा गया कि वह संख्या ज्ञात करो। जैसे आप चेक करो, यहाँ पर अंकों का अंतर क्या है, 47 को अगर सोचिए तो अंकों का अंतर 3 है कि नहीं है, बिल्कुल है। अंकों को बदल देंगे तो क्या होगा, जो इकाई पर है वो दहाई पर गया, जो दहाई पर वह इकाई पर गया। जोड़िए 7 4 11, 7 4 11, 100 कितना हो जा रहा है बताइए, 7 4 11, 7 4 11 1 12, 121, ये सही तो जा रहा है। मतलब इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में संभावना बन रही है। लेकिन आप इसको अच्छे से समझिएगा कि कैसे इसका प्रश्न का हल हो पाता है। दरअसल नियम ये है कि 2 अंकों की संख्या को अगर हम लोग ऐसे प्रेजेंट करें, 10x प्लस वाई, ये हमारी 2 अंक की संख्या है, जहां पर y इकाई का स्थान है, x दहाई का स्थान है। ध्यान समझिएगा, अंकों का स्थान बदल दें, बदल करके इसमें जोड़ दें, बदलिए कितना होगा, 10y प्लस एक्स, ठीक है, 10y प्लस एक्स, जोड़ देने से योगफल 121 प्राप्त हो रहा है। अब इसको पूरा हल कर डालिए, देखिए कितना हो रहा है, 10x प्लस एक्स 11x हो जाएगा, 11y हो जाएगा, बराबर 121 हो गया। 11 से अगर हम कैंसिल कर दें, x प्लस वाई बराबर 11 हो जाएगा। x प्लस वाई कितना हो गया, 11 हो गया। अब आपसे कहा है अंकों का अंतर 3 है, तो x माइनस वाई कितना है बताएं, x माइनस वाई आपका कितना है, 3 है। अब अगर हमसे डिजिट पता करना हो हम लोग को तो आराम से बता सकते हैं। जैसे अगर मुझे x पता करना है तो 2x बराबर जोड़ देंगे तो 11 3 14/2 होगा, तो मतलब एक प्रकार से 7 हो जाएगा। ऐसे अगर y आपको पता करना है तो y आपका क्या हो जाएगा, 11 में से 3 निकाल दे 8, 8/2। जैसे कभी भी ऐसे कंडीशंस में ज्ञात करना हो मान, तो एक बार जोड़कर 2 से भाग कर दो, एक बार घटा के 2 से भाग कर दो। तो x का मान 7 और y का मान कितना है बताएं, 4 है। तो आपकी संख्या देखो एग्जैक्टली a थी, तो 10 इंटू 7 प्लस 4, 7 10 7 70 4 74 होगा। यह इस प्रश्न का उत्तर होगा जो बी ऑप्शन में आपको दिया है। अगर बी ऑप्शन में यह प्रश्न आपको दिया है, पहले ध्यान समझिए कौन हमारा सही है कौन गलत है। 74 और 47 क्या दोनों को ले सकते हैं क्या, इसको पहले डिसाइड करिए। क्या 74 और 47 दोनों को सोचा जा सकता है, कंफर्म करिए। दोनों प्रश्न आपका हल हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि वह इकाई पर रहे। देखो दोनों कंडीशन मैच कर रही है। अगर हम 47 लें, 47 के अंकों को पलट दे 74 होगा, जोड़ देने से कितना आएगा 121, और अंतर अंकों में 3 है। इसमें भी अगर अंकों को पलटते 47 होगा, जोड़ देने से 121 आएगा और घटा देने से अंतर 3 आएगा, अंकों का अंतर 3 होगा। तो इसमें डी ऑप्शन आपके लिए प्रेफर्ड आंसर है, ठीक है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। दोनों ऑप्शन लिए जा सकते हैं, मतलब आप उपर्युक्त में से एक से ज्यादा उत्तर यहाँ पर सही इसका मान सकते हैं। तो डी ऑप्शन को करेक्ट आंसर मानिए। यस करेक्ट है, डी बता रहे हो तो एकदम सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अगला प्रश्न देखिए क्या है। एक देखिए वेरिएंस पूछा है। वेरिएंस का मतलब क्या होता है जान लो। सांख्यिकी में वेरिएंस आपको सिग्मा, जैसे आप ये ध्यान दीजिएगा, सिग्मा के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। अगर सिग्मा के रूप में प्रेजेंट किया जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट, ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट
पहले तो आप समझो प्रसरण पूछा है, जो कुछ डिजिट दिए गए हैं हमारे पास, कुल कितने कितने मान दिए गए हैं, 7 7 7 7 7, कुल एक जैसे ही हमारे पास 5 मान दिए गए हैं। इनका प्रसरण पूछा अर्थात वेरिएंस ऑफ दिस वन पूछा है। इसका वेरिएंस क्या है, आपसे वेरिएंस पूछ सकता है कभी भी, कुछ आंकड़ों का वेरिएंस आपसे पूछेगा तो आप क्या कर सकते हैं समझिएगा, सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर, सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर अपान एन माइनस एन, आप इसको फॉलो करिए, अपान अपान माइनस एक्स, इसको करिए, ठीक है। आप इसको समझिएगा तो यह करेक्ट हो जाएगा। यहां पर यहां पर क्या कर दो, एक्स का वर्ग। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, हम जैसे क्या कर दें, एक बात समझिए, इसको फार्मूले के हिसाब से लेकर चलिए तो ज्यादा सही होगा, या हम इसको वर्ग लगा के सीधा सीधा कर सकते हैं। वर्ग अगर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो वर्गमूल करिए, और अगर हमको स्क्वायर करके दिखाना है हम डायरेक्ट यहां पर वैल्यू पुट करके दिखा सकते हैं। अभी सिग्मा का मान हम लोग यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मैंने कहा सिग्मा एक्स स्क्वायर अपान एन माइनस एक्स वर्ग कर दीजिए, ठीक है। आप फॉलो करिए, देखिए एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू आप क्या करोगे, मतलब इसकी वैल्यू जो इसको सिग्मा वेरिएंस के रूप में लिखाया जा रहा है, सभी पदों के वर्गों को जोड़ दीजिए, 7 वर्ग प्लस 7 वर्ग प्लस 7 वर्ग, कितनी बार है टोटल बताओ, 5 बार है। 7 वर्ग प्लस 7 वर्ग प्लस 7 वर्ग, डिवाइड बाई टर्म कितने हैं टोटल 5, माइनस 7 का वर्ग कर दीजिए। अब जैसे आप इसको क्या लिख सकते हैं, 7 का वर्ग कितनी बार है, 5 बार है, तो आप लिख सकते हैं 49 गुणे 5 बटे 5 माइनस 49, ठीक है, बटे 5 माइनस 49। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5 5 से खत्म हुआ, अंडर रूट आपका 49 माइनस 49 जीरो ही होगा, तो इसका वेरिएंस जीरो हो जाएगा। वैसे भी मैं आपको कंफर्म कर देता, इसका डायरेक्ट आंसर भी, डायरेक्ट वेरिएंस भी जीरो ही लिखा जा सकता था, क्योंकि जब सभी मान एक जैसे होते हैं ना तो डिफरेंस उनका जीरो हो जाता है। अगर एज्यूम्ड मीन हम मानेंगे भी कोई डेटा में, तो मान आपका एक्स बार जो आप लोग कैलकुलेट करते हैं वह सेम हो जाता है, और डिफरेंस जब जीरो बनेगा तो वहां पर वेरिएंस भी आपका जीरो ही बनकर आएगा। तो जीरो के लिए आप लोग इस प्रश्न का उत्तर सेलेक्ट कर सकते हैं, बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन माना जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की लंबाई 36 और 27 दी गई है। एक समांतर चतुर्भुज है जिसे आप पैरेललोग्राम कहते हैं, देखिए पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम अगर कभी भी होगा तो विपरीत भुजाएं समान तथा क्या होती हैं, समांतर होती हैं। विपरीत भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं। समान मतलब यह इसके बराबर होगी या इसके बराबर होगी। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की लंबाई एक 36 दिया है, एक 67 है। भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। 27 है, भी सब, ये 36 है, ये भी 36, यहां दिया गया। तो हमसे पूछा लंबी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। इसके लिए एक बात याद रखिएगा, कभी भी कोई समांतर इसकी किसी एक भुजा को आप अगर बेस मानेंगे, ठीक है, या हम ऐसे कह देते हैं समांतर चतुर्भुज मान लो ऐसे है ए बी सी डी, कोई भी समांतर मतलब समांतर चतुर्भुज की कोई एक पेयर आप समांतर भुजाएं ले लो। एक पेयर मतलब विपरीत भुजाएं, जैसे अगर आपने इसको बी माना तो इसको भी मान लें। अगर मान लो आप बी के हिसाब से ही लेकर चल रहे हो, जैसे आप इसको अगर बेस मान रहे हो तो इसके विपरीत भुजा भी उतनी होगी। दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी अगर डी है तो इसका जो एरिया होता है वो बेस इंटू हाइट होता है। बेस इंटू हाइट, आधार गुणे ऊंचाई होता है। अगर आप इसको बेस मानोगे, इसको बेस मानोगे, तो आपको इनके बीच की दूरी लेनी पड़ेगी। दूरी मतलब समकोण बनाने वाली रेखा। समांतर भुजा चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज मतलब चाहे किसी भी प्रकार का आयत हो, वर्ग हो, कुछ भी हो, आधार गुणे ऊंचाई, जैसे आयत की क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, उसी प्रकार से वर्ग का भुजा गुणे भुजा, ऐसे सेम टू सेम समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, समांतर भुजाएं जो आपके पास दी गई उनके बीच की दूरी, उनके मतलब एक अगर लेंथ को आप बेस मानोगे तो उनके जो उसका जो विपरीत भुजा होगी उससे उसकी दूरी का जो प्रोडक्ट होगा वही उसका एरिया कहलाएगा। अब जैसे आपसे इसने कहा कि हमें छोटी भुजाओं के बीच की दूरी दिया है, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी पता करनी है, तो आप बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी को अगर आप डी मान लो तो आप लिख सकते हो 36 गुणे डी आएगा एरिया, इससे भी और इससे भी एरिया ही आएगा 27 गुणे 12, 27 गुणे 12 करेक्ट है। चलिए सोल्यूशन करिए, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, 9 त्रिक 27, 9 चौके 36, 4 तियां 12, 3 तियां 9, डी बराबर 9 होगा। 9 राइट सोल्यूशन है, ठीक है, 9 राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। आप देख लो ऐसा प्रश्न आपको दिखेगा। लीजिए अगला क्वेश्चन बताइए, बढ़िया सा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। प्रश्न क्या है, 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। आप किसी काम में, कोई अच्छा खासा काम था, 20 आदमी को दे दो, 30 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कहा गया है उन्होंने काम करना प्रारंभ किया, लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिन के बाद काम छोड़ दिया। जैसे एक बात आप मुझे बताइए,
आपने 20 आदमी हायर किए, उन लोगों ने अपनी क्षमता बताई और कहा कि अगर आप मुझे 30 दिन का वक्त दे दो, ये 20 आदमी ने कहा हमें अगर आप 30 दिन का वक्त दे दो तो हम कार्य पूरा कर देंगे। हमने लगातार इन लोगों से 10 दिन तक काम कराया, 10 दिन तक काम कराया। मुझे भरोसा था कि अगर इन्होंने हमसे 30 दिन बोला है तो 10 दिन बाद अभी 20 दिन और बचेगा, हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। लेकिन एक समस्या हो गई, मतलब अगर ये लोग कंटिन्यू काम करते रहते, ये 20 आदमी जो बोल रहे थे कि हम 30 दिन में कार्य पूर्ण कर देंगे, अगर ये लगातार काम करते रहे होते तो अपना काम 30 दिन में पूरा हो जाता। 10 दिन बाद हमने देखा कि उनमें परिवर्तन हो रहा है। उनमें 4 आदमी किसी कारणवश कार्य छोड़कर चले गए हैं। जब 4 आदमी कार्य छोड़कर चले गए हैं तो पूछ रहा है हमसे प्रश्न में, ध्यान से देखिएगा, 4 आदमियों ने 10 दिनों बाद काम छोड़ दिया, काम कितने दिनों में पूरा हुआ? काम कितने दिनों में पूरा हुआ ये आपको बताना है। आप एक बात बताओ, अगर ये 20 आदमी लगातार काम किए होते, पहली चीज तो आप बताओ काम बचा कितना, कितने दिन का बचा है बताइए। जैसे अगर 30 दिन का काम था, 20 आदमियों के अलाइन हुआ था, तो ये 30 दिन के लिए अगर ये 30 दिन में कर सकते थे, 10 दिन बाद अगर हम सोचते तो हमारे पास 20 दिन का काम बचा था। अगर इन 20 आदमियों से ही कराते तो वह काम हमारा कितने दिन में पूरा होता? 20 दिन में पूरा होता। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि आदमी की संख्या कम हो गई, 4 आदमी काम छोड़कर चले गए हैं, तो काम करने वाले आदमी केवल 16 बचे हैं। जो काम 20 आदमी 20 दिन में कर लेते, वही काम 16 आदमी कितने दिन में कर पाएंगे, ये आपको बताना है। और प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि छोड़ दिया, 4 आदमियों ने 10 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में पूर्ण हुआ, काम कितने दिन में पूर्ण हुआ। चलिए अब 16 आदमी बचे हैं, एक बार ट्राई करिए। 4 चौके 16, 4 पंचे 20 होता है, 4 पंचे 20 होता है, 5 पचे 25 होता है। 25 दिन में तो पूरा होगा बचा काम, बचा काम। आपसे प्रश्न में क्या पूछा, ध्यान से देखिए, ये थोड़ी पूछा है कि बचा काम कितने दिन में समाप्त होगा, पूछा है काम कितने दिन में समाप्त होगा। मतलब जब यह 16 आदमी काम करना शुरू किए उसके पहले 10 दिन काम हो चुका था, तो आप इस 25 दिन में 10 दिन और जोड़ दीजिए, 25 10 35 दिन में कार्य पूरा होगा। 35 दिन में कार्य पूरा होगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, 35 दिन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप जो कर रहे हैं 35 दिन पूरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, बढ़िया से इसको समझिएगा। ये प्रश्न भी पूछा गया है पिछली बार 6 to 8 के इस लेवल पर। आप लोग देखो, एक दो सरल रेखाएं हैं, एक y इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 है, x प्लस 5 है। एक दूसरी सरल रेखा है y इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 है, हाँ, इंटू x माइनस 7 है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो यह दोनों बड़े अच्छे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे गए हैं, मतलब y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में दोनों समीकरण प्रेजेंट किए गए हैं। लिखे गए हैं कि नहीं? किसी भी समीकरण का y इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c होता है। आप दोनों समीकरणों को ऑब्जर्व करो, y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में a भी लिखा गया है और y इक्वल टू mx प्लस c के रूप में a भी लिखा हुआ है, इसलिए अपनी चीजें बड़ी आसान हो गई हैं। ठीक है, अब बस इतना ध्यान दीजिएगा कि यहां पर अगर हम इसकी प्रवणता क्या होती है, x का जो गुणांक होता है वही स्लोप होता है। आप इसको m1 मान लो और इसकी प्रवणता आप इसको m2 मान लो, m2 मान लो। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा, इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है। यही होता है कि नहीं? बिल्कुल। अभी आप पुट कर दीजिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, लिखिए, देखिए कैसे करा जाएगा। मैं यहां कर रहा हूं, tan थीटा इज इक्वल टू m1 की जगह कितना लिखा है, 2 माइनस, ये मॉड में रखे रहिएगा, 2 माइनस रूट 3 और माइनस करेंगे तो -2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। मतलब अगर आप इसको देखो, एक बार समझिए, यहां से एक बार यही कर लेते थोड़ा अपने लिए आसान हो जाता। ये जो मैं लिख रहा हूं फार्मूला तो मैंने लिख ही दिया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि m1 प्लस m2 कितना होगा, तो आप इस वैल्यू से a माइनस बी है, इससे a प्लस बी घटाएं, घटाने पर 2 माइनस रूट 3 माइनस 2 माइनस रूट 3, पहला काम तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, -2 रूट 3 आएगा। कितना आएगा? -2 रूट 3 आएगा। m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा बताइए? आप a माइनस बी से a प्लस बी घटा रहे हैं, a माइनस बी से a प्लस बी घटा रहे हैं, तो 2 तो कैंसिल हुआ, -√3 माइनस रूट 3 -2 रूट 3 हो गया। ये आपका m1 प्लस m2 हो गया। m1 इंटू m2 करिए, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, मतलब 4 माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी के फॉर्म में है, a प्लस बी के फॉर्म में है, तो 4 माइनस 3 अर्थात 1 हो जाएगा।
अब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मॉड ऑफ देखिए कितनी वैल्यू हो गई, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 कितना है -2√3 और नीचे कितना है 1 है। आपको सबको पता है कि मॉड से बाहर जब कोई वैल्यू आती है तो नेगेटिव से भी पॉजिटिव बन जाती है, नेगेटिव से भी क्या बन जाती है पॉजिटिव। तो tan थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं कितना बताइए, यहां पर कैलकुलेट करिए कितना इसको लिखा जा सकता है। यहां पर आपको क्या करना था 4 - 3 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, 4 - 3 हो जाएगा तो 4 - 3 1 होता है। तो 4 - 3, एक चीज तो हमने लिखा ही नहीं यहाँ पर, ये लिखना चाहिए था हम लोग को ना। देखो m1 इंटू m2 1 होता है, जबकि अपने को क्या चाहिए 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी tan थीटा इज इक्वल टू -2√3, माइनस खत्म कर दीजिए, माइनस खत्म करो तो कितना होगा 2√3 होगा डिवाइड बाई 2 होगा, ये 2 से कैंसिल हो गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, ये किसके बराबर होता है tan 60 के, tan 60 के होता है। थीटा बराबर कितना होगा 60 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, आप लोग इसको फॉलो करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको करना है, अच्छे से तैयार करिएगा। m1 - m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 के फॉर्म में जाके आंसर कर सकते हैं। तो 17वां क्वेश्चन आपके सामने है, राइट सोल्यूशन है। अच्छा क्वेश्चन देखिए, ये भी है, सारे प्रश्न स्टैंडर्ड हैं, हल्के प्रश्न नहीं रखे गए सब स्टैंडर्ड। चलिए देखिए इसको समझिए। 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धात्विक घन, एक धातु का घन है, 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाकर एकल घन बनाया जाता है। समझिए सब लोग कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले देखो आपके पास एक क्या था, एक घन था, एक घन था जिसकी सभी भुजाएं 9 सेंटीमीटर थी। ये देखिए एक घन था, क्यूब थी, सभी भुजाएं 9 थी। और एक घनाभ था, क्या था घनाभ था, ये देखिए एक घनाभ था ऐसे। हम इस घन और घनाभ को, इस घन को और इस घनाभ को मिलाकर एक क्या बना रहे हैं, घन बना रहे हैं, एक घन बना रहे हैं। अब जो घन बन रहा है उस घन, इस नए घन को पॉलिश करना है, इस नए घन को पॉलिश करना है, पेंट करना है। जैसे 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कितनी लागत आएगी। सबसे पहले जो आपके पास यह घन है, आप एक चीज दिमाग में रखिएगा, जब भी कभी धात्विक या धातु की वस्तु को पिघलाकर आप नई धातु बनाते हैं तो पूरा का पूरा धातु उपयोग में लाने के लिए हमें उसका आयतन लेना पड़ता है। अगर इस घन को पिघलाएंगे जिसकी सभी भुजाएं 9 है तो 9 का क्यूब होगा, प्लस अगर हम इस घनाभ को पिघलाएंगे तो जिसकी भुजाएं 5, 13 और 31 है तो 5 गुणे 13 गुणे 31 करना होगा। और इसको करके हम एक घनाभ बनाए, एक घन बनाए जिसकी प्रत्येक भुजाएं a हैं। हमने a क्यूब के बराबर कर दिया, a क्यूब के बराबर कर दिया। समझ रहे हैं? अब आप ध्यान से देखिएगा, अब आपको क्या करना है कि आपको जो है इस घन की भुजा निकालनी है, क्योंकि हमें पॉलिश करना है। और पॉलिश करने के लिए आपको पता है कि हमें सरफेस की जरूरत होती है। जैसे अगर घन को या दीवार को चारों तरफ पॉलिश करना है तो सरफेस की जरूरत होगी, और सरफेसेस कितने होते हैं 6 होते हैं। पहले भुजा निकल जाएगा तो सभी 6 सरफेस को पॉलिश करने के लिए सरफेस एरिया निकाल करके 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। पहले इसको सेट करो, ये क्या हो रहा है, ठीक है। इसको देखिए कितना हो जाएगा, अगर हम इसको थोड़ा प्रेजेंट कर लें, 9 का क्यूब 729 होता है, ये कन्फर्म है। और इसको हम लिखें तो कितना, 5 1 के 5, 5 3 15, 155 गुणे 13, 13 5 65, 5 1 के 5, ठीक है, 13 5 65, 65 और 6 71, कैरी 7, 13 1 के 13, 7 20, 2015 हो गया, बराबर a क्यूब है। जोड़ दिया तो 9 5 14 है, 2 1 3 1 4 है, 7 7 है और 2 है, 2744 हुआ। 2744 किसका घन होता है पता है, 14 का, या 14 का क्यूब होता है, a क्यूब। अर्थात भुजा कितनी हो गई बताएं, 14। जो नया घन बना उसकी भुजा कितनी हो गई, 14, सभी भुजाएं 14 14 हो गई। अब हमें इसको पॉलिश करवाना है, तो पॉलिश करवाने के लिए हमें जो घन बना है उसके सरफेस एरिया की आवश्यकता है। सरफेस एरिया होता है 6a वर्ग, 6a वर्ग मतलब 6 गुणे 14 गुणे 14, 14 गुणे 14। और a हमारा सरफेस एरिया है, बट इसका हमें कॉस्ट पता करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से गुणा कर दे, टोटल कॉस्ट हो जाएगा। टोटल कॉस्ट 14 14 में 196 होता है, गुणे 6 गुणे 10 करो, 6 4 के 36, 6 9 54, 3 57, 6 के 6 5 11, एक जीरो लगा दे, 11,760 रुपए। सी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है, 11,760 रुपए एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है,
राइट सोल्यूशन आप लोग नोट कर लीजिएगा, करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए ये भी बड़ा अच्छा सा प्रश्न है और हम लोग अंतिम स्थिति में आ गए हैं, लास्ट क्वेश्चन, और ठीक ठाक सेशन आप लोग कवर कर रहे हैं आज का। एक स्टीमर धारा की दिशा में चलकर बंदरगाहों के बीच की दूरी, दो बंदरगाह हैं, एक बंदरगाह पोर्ट जिसको कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, एक पोर्ट P1 है, एक पोर्ट P2 है, एक स्टीमर है जो इन बंदरगाहों के बीच की दूरी को तय करता है। अब बंदरगाह आपको पता है कि यहाँ पर समुद्र के किनारे सेट होते हैं, तो पानी का फ्लो भी होता है इसमें। स्टीमर जब चलता है और उसे धारा का जब सपोर्ट मिलता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और जब धारा का विरोध मिलता है तो उसकी स्पीड घट जाती है। अगर मान लो शांत जल हो और स्टीमर की चाल x हो, धारा की चाल y हो, तो x प्लस y कर देने से इनका धारा के अनुकूल चाल u हो जाता है, और x माइनस y कर देने से धारा के प्रतिकूल चाल b हो जाता है। इसने कहा स्टीमर धारा की दिशा में चलकर, जब धारा की दिशा में जाता है, मान लो फ्लो इधर ही है और धारा की दिशा में जाएगा, तो कन्फर्म है कि उसका समय कम लगेगा, देखो 4 घंटे लग रहा है, जबकि वही दूरी जब धारा की विपरीत दिशा में चलकर वह तय करता है तो 5 घंटे का वक्त लगता है। ठीक है, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे है तो शांत जल में स्टीमर की चाल हमको बतानी है कितनी हो जाएगी। आपको एक काम करना है, सबसे पहले बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले बताइए, देखिए एक चीज तो आपको पता है, दूरी समान है। दूरी क्या है? समान है। आना और जाना, बस जब जा रहे तो समान दिशा में मतलब धारा की दिशा में जा रहे थे, धारा की दिशा में जा रहे थे, ठीक है, और जब लौट रहे थे धारा की विपरीत दिशा में आ रहे थे। जब धारा की दिशा में जा रहे थे तो हमारी स्पीड ज्यादा थी, हमें समय 4 ही घंटे लग रहे थे। जब हम विपरीत दिशा में लौट रहे हैं तो हमें यहाँ पर ज्यादा समय लग रहा है, अर्थात 5 घंटे का वक्त लग रहा है। दूरी यहाँ पर उसी दूरी को कवर कर रहे हैं, तो समय और समय अगर देखो तो कितना कितना लग रहा है। धारा की दिशा में कितना समय लग रहा है? 4, ये धारा की दिशा में u लिख देते हैं, और धारा के विपरीत में कितना लग रहा है? 5, ये समय हो गए। समय के साथ अगर हम चाल को कंपेयर कर दें, आपको बता दो समयों का अनुपात अगर कभी भी समान दूरी तय हो तो समय का अनुपात चाल के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। चाल ये 5 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। लेकिन आपको पता है धारा के अनुकूल चाल है, ये धारा के प्रतिकूल चाल है, धारा के अनुकूल चाल है, धारा के प्रतिकूल चाल है। और आप इतना जान लो, अगर हम धारा की चाल इस समय अनुकूल चाल को सोच रहे हैं तो अनुकूल चाल देखो 5 4 कितना यहां सोचा जाएगा? 9, और 9 मतलब क्यों? जोड़ दिया और घटा दिया तो कितना होगा? 1। यह धारा के, यहां पर हमसे क्या पूछा? शांत जल में चाल, शांत जल में चाल पूछा है। यह धारा की चाल को 1 मान लो, 1 मान लो, तो 1 का मान कितना दिया है? 2। 1 बराबर 2, तो 9 बराबर कितना कर दो? 18। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की यहाँ पर शांत जल में नाव की, स्टीमर की चाल हो जाएगी। 18 करेक्ट आंसर आएगा। इस तरह से आप इस प्रश्न का हल कर सकते हैं, एग्जैक्टली बता सकते हैं। बाकी तो थ्योरी करके करो तो आप मतलब कंफर्म होना बड़ा टफ है, टाइम टेकन है, समय लगता है इन सब चीजों में। ठीक, जैसे मैंने कहा कि इस समय अगर आप ऐसे सोचो कि जब धारा की दिशा में जा रहे थे 4 घंटे में ही कवर कर रहे थे, धारा के विपरीत जा रहे थे 5 घंटे में कवर कर रहे थे। ये समय का अनुपात है, चाल का अनुपात इतना हो गया। चाल का अनुपात अगर धारा के अनुकूल के लिए देखें तो 5 4 9 कर दें, और प्रतिकूल के लिए देखें तो 5 में से 1 निकाल दे 4 हो गया, 5 से 4 निकाल दे 1 हो गया। 1 की तुलना यहाँ पर 2 से कर दे तो 9 की तुलना ऑटोमेटिकली 18 हो जाएगा। ठीक, ये आपका करेक्ट हो गया। अब आप देखो एक प्रश्न है लास्ट, इसको आप समझ लीजिए। यहां पर लिखा है sin 3 थीटा प्लस cos 3 थीटा अधिकतम मान कब होगा? कहिए तो मैं उत्तर बता दूं, कहिए तो मैं व्याख्या कर दूं। आप लोग इसको देखो तो समझो, कंफर्म हो जाएगा। जैसे आपको मैंने कल भी बताया था, a sin थीटा प्लस b cos थीटा के रूप में लिखा जा सकता है। आप अधिकतम मान को ऐसे समझ करके डिसाइड कर सकते हो। जैसे अगर आप इसको लिख के क्या सकते हैं, पहली चीज तो ध्यान से समझिएगा, इसको हम प्रेजेंट करें। sin 3 थीटा प्लस cos 3 थीटा अधिकतम है, अधिकतम है इस समय अपने मैक्सिमम सिचुएशंस में है। किस कोण पर अधिकतम है? मतलब थीटा का वह मान क्या होगा? हालांकि वहां पर 3 थीटा प्रेजेंटेड है जी। चलिए आप लोग फटाफट बताइए सब लोग, कितने इसका आंसर एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, क्या बता सकते हैं हम लोग? सबसे पहले इसको आप √2 बाहर कर दो, लिखो 1/√2 sin 3 थीटा, ठीक है, प्लस 1/√2 sin cos 3 थीटा। मतलब आप इसको ऐसे √2 को जैसे बाहर कर दे और दोनों से डिवाइड कर दे, मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, cos 3 थीटा। करेक्ट। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं इसको भी आप समझिए, क्योंकि इसका मान हम चाहेंगे तो साइन cos से कंपेयर कर लेंगे। 1/√2 एक्चुअली साइन 45 होता है और cos भी 45 होता है, ये आप सबको पता है।
√2 ऐसे रहने दीजिए और इसकी जगह आप लिख सकते हैं cos 45, लिख सकते हैं कि नहीं? यस, cos 45 लिख सकते हैं। और यहाँ कितना लिख सकते हैं? sin 3 थीटा जैसे लिखा है। यहां पर भी आप लिख दो sin 45 लिख दो और यहां लिख दो cos 3 थीटा, लिख सकते हैं? यस। अब इससे देखो क्या पैटर्न बन जाएगा, आप खुद ही बता सकते हैं। cos a sin b प्लस sin a cos b, cos a sin b प्लस sin a cos b किसके बराबर होता है? कौन बताएगा इसको? देखिए आप में से बहुत सारे लोग 15 बता रहे हैं, एकदम सही सोल्यूशन है, लेकिन आप अच्छे से इसको कंफर्म कर लीजिए क्या लिखा हुआ है। cos a sin b प्लस sin a cos b आप लिख करके बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। अगर थोड़ा सा आप लोग कनेक्ट रहते हैं तो अच्छा रहता है, इसमें सारी चीजें समझ में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर √2 लिखो और इसका मान कितना हो जाएगा? साइन 45 हम क्या लिख सकते हैं बताइए? हम लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 3 थीटा। ठीक है, 45 प्लस 3 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 3 थीटा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि साइन कब मैक्सिमम होता है, साइन का मान अधिकतम कब होता है बताइए? कॉस का मान अधिकतम 0 डिग्री पर होता है, साइन का मान अधिकतम 90 डिग्री पर होता है। साइन का मान अधिकतम सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होती? 1 होती है। साइन 90 पर 1 होता है। आप सबको पता है कि अधिकतम है तो अधिकतम मतलब कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 मतलब साइन 90 होना चाहिए, साइन 90 होना चाहिए। अब यहां से आप लोग कंफर्म कर सकते हैं, लिख सकते हैं कितना, कि जैसे हम लोग सीधा सीधा यहां पर √2 को हटा करके यहां पर क्या लिख सकते हैं? साइन 45 डिग्री प्लस 3 थीटा बराबर साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम खत्म कर दें, इसको खत्म कर दें, यहां पर हम इसको खत्म कर सकते हैं तो कितना मान हो जाएगा? साइन को कंपेयर कर ले तो 45 प्लस 3 थीटा बराबर आप 90 कर दो तो 3 थीटा बराबर 45 होगा और थीटा बराबर 15 हो जाएगा। 15 डिग्री इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। यस, साइन a प्लस बी, बहुत बढ़िया। हाँ, साइन a प्लस बी के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कितना आंसर आएगा एग्जैक्टली आप लोग बता सकते हैं। और 15 अगर आपने बताया तो एकदम सही है। ठीक है, तो ये आज के प्रश्न थे, प्रश्न स्टैंडर्ड थे, अच्छे थे। 6 to 8 के लिए एक शानदार सा सेशन था। सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे फिर से कनेक्ट करेंगे। कल सुबह फिर से आपको सांख्यिकी का एक वीडियो जाएगा, उसको फाइनल कर लीजिएगा। शाम में फिर से हम लोग प्रैक्टिस मॉड्यूल से फिर से कनेक्ट होंगे और इतना ही आज के सेशन में रहेगा। कल फिर मुलाकात होती है। प्रश्नों की स्टैंडर्ड को, लेवल को देखकर आप बताइएगा कि आपको कितनी चीजें समझ में आई, कौन से प्रश्न में आपको कठिनाई हो रही है। सभी में हो रही तो भी बताइएगा। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कल मुलाकात करने से पहले इतनी बातें हमें कंफर्म कर देना, जिससे कि हम लोग फिर से कनेक्ट करें तो सारी चीजें समझे। जैसे आप कमेंट करते हो तो उसका एक मतलब एक इंटरेक्शन आपस में बना रहता है। ठीक है, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। थैंक यू सो मच।